लेसन फर्स्ट, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। पहला है इसमें वर्ण वर्णमाला परिभाषा एवं भेद। क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनमें स्वरों की संख्या 11 तथा अयोग व 2 मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? 52। स्वर कितने हैं? 11। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, ये कुल 11 स्वर हैं। और व्यंजन का वर्ग 5 होते हैं। इसको कंठस्थ कहते हैं। का वर्ग को कंठस्थ वर्ग कहते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, कुल 5। चा वर्ग, इसको तालव्य कहते हैं। चा वर्ग को तालव्य कहते हैं। चा वर्ग को तालव्य कहते हैं। चा, छा, जा, झा, यहाँ, ये भी 5 होते हैं। टा वर्ग को मूर्धन्य, टा वर्ग को मूर्धन्य, टा वर्ग को मूर्धन्य, टा, था, दा, ढा, अड़ा, इसमें भी 5 होते हैं। ता वर्ग जिसको दंत कहते हैं, ता वर्ग जिसको दंत कहते हैं, ता वर्ग जिसको दंत कहते हैं, इसमें भी 5 होते हैं। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। पा वर्ग को हम ओष्ठ कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये भी 5 होते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। या, रा, लावा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। या, रा, लावा। ऊष्म व्यंजन कितने हो? ये भी 4 होते हैं। शाखा, साहा। ऊष्म व्यंजन शाखा, साहा। ऊष्म व्यंजन शाखा, साहा। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छात्रा, छात्रा, ज्ञा और श्रा, ये भी 4 होते हैं। अयोग वाह ये 2 होते हैं। अन और आहा। अयोग वाह, अन और आहा, ये 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन, इसमें अंगा है और ढा है। अंगा और ढा, द्विगुण व्यंजन अंगा और ढा, ये 2 होते हैं। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की 33, 2 अयोग व, अन और आहा, 2 द्विगुण डा और ढा तथा 4 संयुक्त वर्ण छा, त्रा, ज्ञा और श्रा है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। सेकंड जो सेक्शन इसका, स्वर वर्ण परिभाषा, भेद एवं संख्या। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण में लगने वाला समय जो है मात्रा कहलाता है। मात्रा क्या है? उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर और नंबर 3 है प्लुस स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व शब्द कहते हैं। आ, ई, ऊ, ऋण ह्रस्व स्वर है। इसमें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक भी स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर नंबर 2,
जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये है, कितने होते हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 7 होते हैं। कौन कौन? बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। फिर से देख लीजिए, दीर्घ स्वर जो है वो 7 होते हैं। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण 3 मात्रा का समय हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें 3 अंक का चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, तो प्लुत स्वर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष बात क्या है इसमें कि समग्रता मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि प्लुत का प्रयोग जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये स्वर के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर में से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। इसमें 4 जो है आ, ई, ऊ और ऋण है। मूल स्वर है छोटा ए, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण, संख्या 4। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, संख्या 3। संयुक्त स्वर ए, आए, ओ और संयुक्त स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती हो स्वर कहलाते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऋण आदि। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो देखिए, स्वर जो है वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का। प्लुत स्वर का जो है उपयोग वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। स्वरों का उच्चारण, तो स्वरों का बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा आ की ध्वनि छिपी रहती है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा आ की ध्वनि छिपी रहती है। स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है वो हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ जो है वो 2 प्रकार की होती है, स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब सेक्शन सी में आते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर। सेक्शन सी, मात्रा के आधार पर स्वर। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की जो संख्या है, ठीक है, वो मुख्यतः जो है 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर की कितनी होती है? 7 होती है, क्योंकि इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? तो बड़ा आ जो है वो दीर्घ स्वर है। ठीक है, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर। ए, आ और प्लस ई का जो है संयुक्त स्वर होता है। ए जो है आ और प्लस ई से मिलकर के मिला होता है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। और ओ
ये छोटा आ प्लस छोटा ऊ दोनों के मिलन से बनता है, इसको भी संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ओम जो है, बड़ा ऊ, वो संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि यह दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, आ ई उ ऋण। दीर्घ स्वर 3 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, और संयुक्त स्वर ए आए ओ आओ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। टोटल 11 स्वर होते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनोई आदि। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो आदि। प्लुत स्वर निम्न कौन सा है? तो प्लुत स्वर ओम प्लुत स्वर है। शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द हैं। ह्रस्व स्वर में जितना उच्चार समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना लगता है। प्लुत स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखने समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है संधि संयोग के आधार पर स्वर। संधि और संयोग के स्वर के आधार पर स्वर। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्वर का संयुक्त स्वर माना गया है? ऐ मतलब ए आए आए स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है, क्योंकि ए आए ओ आओ जो होते हैं ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, जैसे आ और प्लस ई मिल करके ए, आ प्लस ए मिल करके आए, आ प्लस ऊ मिल करके ओ, और आ प्लस ओ मिल करके आओ। तो आ ई उ ऋण को मूल स्वर माना जाता है। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छोटा, छोटी, ऊ, ऋण, ये मूल स्वर माने गए हैं। तो कौन सा इसमें दीर्घ स्वर नहीं है? तो हमने आपसे बताया कि स्वतंत्र रूप से अभी दीर्घ स्वर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ह्रस्व और संयुक्त सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर, ये सेक्शन नेक्स्ट है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो विविध स्वर। बाकी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जो है ये जबान के आधार पर होता है। विविध स्वर क्या है? विविध स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जीभ की क्रियाशीलता के हिसाब से। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिर प्रश्न उठता है कि विविध स्वर क्या है? तो विविध स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। आ, बड़ा आ, विविध स्वर कौन सा है? बड़ा आ। विविध स्वर क्या है? विविध स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। आ। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विवृत, जिसमें बड़ा आ, अर्धविवृत दूसरा है, तीसरा अर्थ संवृत तीसरा है, और चौथा है संवृत। अब देखिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं इनकी परिभाषा को। विविध किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, या विविध स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा। अर्धविविध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, छोटा आ, ऐ, ओ और औ। अर्धसमृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। ध्यान रखिएगा, अर्धसमृत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। संवृत, जिस स्वरों के उच्चारण में
मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उसको समृत कहते हैं। समृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसमें है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अतः दिए गए विकल्पों में जो अय है, अय वो ब्रवित स्वर है। तो अभी मुख द्वार खुलने के आधार पर हमने बताया कि 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन? विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत और समृत। नेक्स्ट सेशन है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ओष्ठ शब्द जो होते हैं वो पा वर्ग के होते हैं, ठीक ना। तो पा वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो वाष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। ओष्ठ, ओष्ठ, ओठ से। कंठ ध्वनियाँ, ठीक है, जो कंठ से निकलती है, ठीक है। तो कंठ ध्वनियों के बारे में मैंने आपको बताया। कंठ ध्वनियों में आ आता है, ठीक है। ई और ई तालव्य होता है, ऊ जो है ओष्ठ से। तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? तालव्य, तालव्य वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, आइए जानते हैं। तो तालव्य ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य कहते हैं। जैसे इसमें तालव्य में कितने होते हैं? इसमें 7 होते हैं। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा और इया आ जाते हैं। तो कंठ, जो कंठ होता है वो छोटा बड़ा है, का, खा, गा, घा, अंगा। कंठर पे जो है वर्ण जो है, कंठ वर्ण जो है वो 7 ये भी होते हैं। इसमें का वर्ग आता है और छोटा और बड़ा आता है। मूर्धन्य, इसमें जो है टा वर्ग आता है और ऋण आता है। टा वर्ग टा, ठा, दा, ढा, अड़ा और ऋण। ओष्ठ वर्ण में कौन कौन सा आता है? इसमें आता है, इसमें भी 7 होते हैं, ये पा वर्ग के होते हैं। ओष्ठ जो है वो पा, फा, बा, भा, मा और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तालव्य में कौन कौन से आते हैं? तालव्य में चा वर्ग आता है, चा, छा, जा, झा, इया और छोटी ई और बड़ी। इस प्रकार सब 7 आते हैं, ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा, जीभ के आधार, जिह्वा के उत्थापित या क्रियाशीलता के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय, 4। छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय, ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब नेक्स्ट में हम कंठ जो उच्चारण स्थल और स्वर के आधार पर हम जानेंगे। कंठ से कौन कौन से वर्ण स्वर निकलते हैं? छोटा आ और बड़ा। तालु से कौन कौन से निकलते हैं? 2, छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धा, ऋण। ओष्ठ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ तालु, ए, ऐ। कंठ ओष्ठ, ओ, औ। कंठ आ, तालु ई, ई। मूर्धा, ऋण, ओष्ठ, उ। कंठ तालु, ए, ऐ और कंठ ओष्ठ, ओ, औ। कंठता तालव्य कौन सा है? तो कंठता तालव्य जो है ए, ऐ है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। रा और खा का उच्चारण स्थान मूर्धा। रा और खा खटकोड़िए, रा और खा का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा छोटा आ और बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ है। छोटा आ, बड़ा आ, इसका स्थान कंठ है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु मैंने आपको बताया ए और आय है। ए और आय ये कंठ तालु हैं, कंठ तालु स्वर। जबकि कंठ ओष्ठ में ओ, औ।
कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ में ओ और औ। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में वा, दंत ओष्ठ में वा। तथा ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ वर्ग जिससे ओठ में सिर्फ आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। कुल मिलाकर के कितने होते हैं ओष्ठ वर्ण? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 होते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ मैंने अभी आपको बताया। कंठ ओष्ठ। संभालना, संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है कि इसके उच्चारण में वायु नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है। अनुनासिक जो स्वर होते हैं उसमें वायु जो है नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई गई जाती है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त होता है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त होता है। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये 3 होते हैं, जैसे अन, आन, ई आदि। निर्नुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। निर्नुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई आदि। रा को लुंठित स्वर कहते हैं। रा से रथ, रा को लुंठित स्वर कहते हैं। अब निरुनासिक स्वर क्या है? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे निरुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर, इसमें उच्चारण में वायु जो है, वायु या ध्वनि जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, तो इसे जो है अनुनासिक स्वर में डा है, इया है, अड़ा है, ना है और मा है। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा ये अनुनासिक है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ओंठों का आकार गोल हो जाता है। इसमें कुल कितने आते हैं? 5। ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आन। समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद है। समृद्ध स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है। अब ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ओठों के आकृति के आधार पर आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाए उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आन। नेक्स्ट सेक्शन है स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। पश्च स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटा ऊ, बड़ा आ, ओ, औ और अन ये पश्च स्वर कहलाते हैं, क्योंकि जो पश्च स्वर होते हैं उनमें स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो समृद्ध स्वर किसे कहते हैं ध्यान रखिएगा। समृद्ध स्वर 4 होते हैं। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इनके उच्चारण में मुख द्वार जो लगभग बंद हो जाता है। समृद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो मुख द्वार होता है, माउथ कैविटी, लगभग बंद हो जाती है। और ये 4 होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो आइए थोड़ा सा कंसाइज कर लेते हैं। द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है ना। तो 3 स्वरों के ही भेद हैं। मूलतः स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर
ये 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर ये 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर ये 4 होते हैं, ए, आए, ओ, आओ, कुल मिलाकर के 11 स्वर। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या एक मात्रिक, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ये 4 ह्रस्व है। दीर्घ स्वर में ये कुल मिलाकर के 7 होते हैं। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर है ना, इसमें 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। ओम जो है वो एक प्लुत स्वर है या त्रिमात्रिक स्वर है। अधिकतर प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक शब्द का जो प्रयोग होता है हिंदी में कम, संस्कृत में ज़्यादा होता है। इसलिए हिंदी में मात्रा के आधार पर 2 ही प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। टोटल 11 स्वर होते हैं दोनों को मिलाकर। ऋण ध्वनि जो है वो एक स्वर है, ठीक है, और जितने भी स्वर हैं होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है व्यंजन। व्यंजन, इसमें परिभाषा और भेद एवं संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो हम जानते हैं कि व्यंजन कुल 52 ध्वनियाँ हैं वर्णमाला में, ठीक है। तो इसमें 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। अब कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो अंतस्था व्यंजन जो होता है वो या, रा, ला, वा होते हैं। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन सा, खा, साहा, सा, खा, साहा, सा, खा, साहा, ये ऊष्म व्यंजन है। हिंदी में पंचमाक्षरों या अनुनासिक व्यंजनों, अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसीलिए इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। उदाहरण है अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। इया, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, कुल 5 अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं, 5। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 वर्गों में बांटा गया है, सघोष तथा अघोष। सघोष तथा अघोष। तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वो सघोष, और जिसमें यह झंकृत नहीं होती वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है, सघोष में नाद का प्रयोग होता है, और अघोष में श्वास का उपयोग होता है। अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण सा, खा, सा अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, 3rd, 4th एंड 5th या, रा, ला, वा, हा तथा स्वर सघोष या घोष ध्वनि है। तो सघोष और अघोष। अघोष में कौन सा होता है, सा, खा, सा, और सघोष में या, रा, ला, वा, हा। अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, अर्थात व्यंजन एवं स्वरों के मेल को, व्यंजन एवं स्वरों के मेल को अक्षर कहते हैं। व्यंजन एवं स्वरों के मेल को अक्षर कहते हैं। जैसे का लिखना है तो इसमें का हलंत प्लस आ होता है। खा लिखना है तो इसमें खा हलंत प्लस आ होता है। को लिखना है तो का प्लस ओ होता है। दू लिखना है तो दा प्लस ऊ होता है। आदि अक्षर हैं। तो अक्षर क्या होते हैं, अक्षर व्यंजन और स्वरों के मेल को कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन जो होता है वो एक स्पर्श व्यंजन भी कहलाता है। ऊष्म व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, गला, कंठ है या गला है, ठीक है। शेष ऊष्म वर्ण ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन को होते हैं, सा, खा, सा, हा,
कुल 4 होते हैं, शाखा साहा। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है? ठीक है, का और खा जो है वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। का और खा कंठ ध्वनियाँ होती हैं। इसी प्रकार चा और जा तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। टा और अणा, टा और अणा मूर्धन्य ध्वनि होती हैं। या और रा ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दंत जो वर्ग होते हैं। ठीक है, इसमें ता वर्ग आते हैं और ला और सा आते हैं। ठीक है, ता वर्ग और ला और सा ये दंत। मूर्धा ऋण टा वर्ग और रा और खा आते हैं। तालु छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग या और सा आते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोले दे रहा हूँ कि दंत जो ध्वनियाँ होती हैं उसमें ता वर्ग आते हैं, ता था दा धा ना और ला और सा। मूर्धवा ऋण टा ठा दा धा अड़ा रा और खा आते हैं, खटकोड़ वाले। तालु ठीक है, इसमें चा छा जा झा या छोटी ई बड़ी ई या और सा आते हैं। आइए अब हम फिर देखते हैं कि वर्ण कौन कौन से होते हैं और विशेषताएं क्या होती हैं। तो ओष्ठ ध्वनियाँ 4 कौन कौन सी? ओष्ठ ध्वनियाँ 4 होती हैं, पा फा बा भा। अंतस्थ ध्वनियाँ कौन? ये भी 4 होती हैं, या रा लावा। या रा लावा ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। तालव्य ध्वनियाँ चा छा जा झा, चा छा जा झा, चा छा जा झा तालव्य ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है। तो देखो कंठ वर्ग में जो का वर्ग आते हैं, काखा गा घा अंगा। तालु ध्वनियाँ ये उच्चारण स्थल इसका तालु होता है। चा वर्ग आते हैं, चा छा जा झा यहाँ। मूर्धा इसमें टा वर्ग आते हैं, टा था दा धा अड़ा। दंत ता वर्ग ता था दा धा ना। पा वर्ग ओष्ठ पा फा बा भा मा। हिंदी की सा जो ध्वनि है, तो सा जो है वर्ण वो तालव्य ध्वनि है। ठीक, तालव्य ध्वनि में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा या और या है। ठीक है, तो चा वर्ग पूरा हो गया, चा छा जा झा या और या है तथा छोटी ई और बड़ी ई है। तो कुल कितनी तालव्य ध्वनियाँ हो गई? 2 2 4 2 6 2 8। कौन कौन सी 8 हो गई? छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा या और या है। अच्छा, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? चा छा जा झा ये तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तालव्य व्यंजन। अब आते हैं हम चा और छा को अगर हम उच्चारण करें तो कहाँ से होता है? तालु से। ठीक है, इसी प्रकार या का भी उच्चारण स्थान या रा लावा ये अंतस्थ वर्ण है, लेकिन इनका उच्चारण जो होता है स्थान होता है वो तालु होता है। ध्यान रखिए, या जो है या वर्ण का उच्चारण स्थान जो है क्या होता है? तालु होता है। और या रा लावा जो है वो अंतस्थ वर्ण है। तालव्य ध्वनि सा जो है तालव्य ध्वनि है। हा मूर्धन्य ध्वनि है। पा ओष्ठ ध्वनि है। का कंठ ध्वनि है। ठीक है, तो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो हिंदी की तालव्य ध्वनि में चा वर्ग आते हैं, चा छा जा झा। ता था दा धा ये दंत ध्वनि है। टा ठा डा ढा मूर्धन्य ध्वनि है। पा फा बा भा ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। आप पूछते हैं कि चा वर्ग किस में आते हैं? तो चा वर्ग वो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, का वर्ग कंठ। ठीक है, और दंत वर्ग में कौन सा आते हैं? ता वर्ग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो कंठ का वर्ग, तालु चा वर्ग, मूर्धन्य ता वर्ग, दंत ता वर्ग, ओष्ठ पा वर्ग। कंठ तालव्य ए ऐ। कंठ तालव्य ए ऐ। कंठोष्ठ कंठोष्ठ यानी कंठ प्लस ओष्ठ ओ औ। दंतोष्ठ दांत प्लस ओष्ठ वा।
कंठ में छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हा और विसर्ग आते हैं, ध्यान रखिएगा। कंठ में छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हा और विसर्ग आते हैं। तालव्य में छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा आते हैं। तालव्य में कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा। मूर्धन्य ऋण आता है इसमें, मूर्धन्य में टा वर्ग आता है, रा और खा आते हैं खटकोड़ वाले। दंत में ता वर्ग आते हैं, ला और सा आते हैं। ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग आते हैं। कंठ तालव्य में ए और ऐ आते हैं। कंठोष्ठ में ओ और औ आते हैं। दंतोष्ठ में व आते हैं। ता वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है और ता से तकली वर्ग का जो व्यंजन होते हैं वो दंत होते हैं, दांत से होता है। का वर्ग का कंठ से, चा वर्ग का तालव्य से, ता वर्ग का दंत से। कंठ यानी गले से छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और हा का उच्चारण होता है। तालव्य, ठीक है, मतलब तालु के से इसमें छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा से शरीफा का जो है उच्चारण होता है। मूर्धन्य ऋण, टा वर्ग, रा और खा खटकोड़ वाला। मूर्धन्य इसमें ऋण बहुत पूछा जाता है और खा बहुत पूछा जाता है। रा के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मूर्धन्य में ऋण, टा वर्ग, रा और खा आते हैं। दंत में ता वर्ग, ला और सा आते हैं। दंत में ता वर्ग, ला और सा आते हैं। ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग आते हैं। कंठ तालव्य में ए और ऐ आते हैं। कंठोष्ठ में ओ और औ आते हैं। दंतोष्ठ में व आते हैं। तोस्थ इसमें आते हैं दांत और जीभ, इन दोनों का स्पर्श होता है, वा है दंतोष्ठ का उदाहरण। फिर कंठोष्ठ है, ठीक है, तो इसमें कंठ और ओठ दोनों होते हैं। इसमें ओ और औ है, दो मात्र। मूर्धन्य में ऋण है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और खा। ऋण, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और खा है। और यंत्रीय, इसको यंत्रीय या काकत्य या कंठ द्वारा उच्चारित होते हैं। हाँ, विसर्ग भी कंठ द्वारा उत्पन्न होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, लावा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा। ऊष्म व्यंजन शाखा, साहा। ऊष्म व्यंजन शाखा, साहा। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। अघोष वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन तथा शाखा, सा। अघोष वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन तथा शाखा, सा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छात्रा, ज्ञा, स्रा। छात्रा, ज्ञा, स्रा। छात्रा, ज्ञा, स्रा। तस्थ व्यंजन में या जो है वो तालव्य व्यंजन है, रा जो है वो मूर्धन्य व्यंजन है, ला जो है वो दंत व्यंजन है तथा वा जो है वो दंतोष्ठ है। इस प्रकार ये 4 अंतस्थ हा व्यंजन कहलाते हैं। या तथा वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर किसे? अर्धस्वर 2 होते हैं। अर्धस्वर 2 होते हैं, या तथा वा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अंतस्था व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, लावा। तो या जो है तालव्य, रा मूर्धन्य, ला दंत और वा दंतोष्ठ है, को अर्धस्वर भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? तो ऊष्म वर्ण जो है उसका उदाहरण है 4। कौन कौन से? सा है, खा है, सा है, हा है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। अब देखिए, का, चा, टा, ता। का, चा, टा, ता ये स्पर्श व्यंजन है। या, रा, लावा अंतस्था व्यंजन है। छा, त्रा, ज्ञा, उसरा संयुक्त व्यंजन है। क्या शब्द जो है वो संयुक्त व्यंजन है, और जो जा और
इया से जा हलंत प्लस इया वर्णों के संयोग से बना है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। इसमें छा है तो इसमें का हलंत प्लस खटकोड़ वाला खा, इन दोनों में त्रा जो है बन मिलता है ता हलंत प्लस रा। ज्ञा ये जा हलंत प्लस इया, और श्रा इसमें सा हलंत प्लस रा। तत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जितने भी वर्ग हैं उसमें पहला, तीसरा और पांचवा यानी 135 यारा लावा अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा रूल नंबर 135 तथा या रा लावा अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण, इन व्यंजनों के उच्चारण मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हुंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी रूल 24 दूसरा तथा चौथा वर्ण तथा शाखा साहा महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा रूल नंबर 24 और शाखा साहा महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो महाप्राण के बारे में दूसरा तथा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे इसमें का, घा, छा, झा, ठा, ढा, ता, धा, पा, फा, भा, शाखा साहा, खा, घा, छा, झा, टा, ढा, था, धा, पा, भा, शाखा साहा। ता, दा अल्प प्राण ध्वनि है। प्राण वालों वाला वर्ग खा, छा, ठा है। महाप्राण ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे रूल नंबर 24 व्यंजन से नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वतंत्र दिए गए विकल्पों में से जो महाप्राण व्यंजन है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी रूल 24 और समस्त ऊष्म व्यंजन का, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, ढा, फा, भा और शाखा साहा। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो भा जो है वो महाप्राण वर्ण है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंतुओं में कंपन नहीं होता है, स्वर तंतुएं खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वह अघोष व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा शाखा सा अघोष व्यंजन है। प्रश्नगत वर्णों में से सा जो है, सा से सरौता या अघोष वर्ण है। तो शब्दों में से उत्क्षिप्त शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। उत्क्षिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियाँ हैं। उत्क्षिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियाँ हैं। उत्क्षिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियाँ हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन, विकसित ध्वनि इत्यादि कहते हैं। उत्क्षिप्त को द्विगुण व्यंजन या विकसित ध्वनि कहते हैं। ध्यातव्य है कि हिंदी शब्दकोश कोई भी शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं, अंगा और ढा से प्रारंभ नहीं होता है। कामसा प्रसाद गुरु ने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। अभ्यांतर प्रयत्न,
तो अभ्यांतर प्रयत्न में जो है 4 होते हैं। पहला है विपरीत, दूसरा है स्पृष्ट, तीसरा है ईषत् विपरीत, चौथा है ईषत् स्पृष्ट। विपरीत, स्पृष्ट, ईषत् विपरीत और ईषत् स्पृष्ट। बाह्य प्रयत्न अघोष और घोष। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ला व्यंजन आता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा आता है? ला। पार्श्विक से मतलब ये होता है कि जीवा के दोनों पार्श्व से होकर जिस वर्ण के ध्वनि उच्चारित हो उसे ला का उच्चारण स्थान दंत है। तो ला जो है वो दंत में भी आता है और पार्श्विक व्यंजन भी है और बाह्य प्रयत्न भी कहलाता है। नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर ध्वनियाँ झंकृत होती हैं या स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हुए घोष वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण सभी स्वर वर्ण 345 प्लस सभी स्वर वर्ण छोटा, बड़ा, छोटी, या, रा, लावा और हा घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण कहलाते हैं। तो घोष वर्ण के बारे में फिर से आप जान लीजिए कि हिंदी वर्ग में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी इसको हम 3, 4, 5 यानी रूल 345 कह सकते हैं। सभी व्यंजन वर्ण, सभी स्वर वर्ण छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, अन और आहा, ठीक है। और या, रा, ला, वा, इसमें अयोग वहाँ रखते नहीं रखते अनहा को। सभी स्वर वर्ण या, रा, ला, वा और हा घोष वर्ण कहलाते हैं। जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है। घर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब वायु के निर्गमन में घर्षण होता है, ठीक है ना। तो इसमें उदाहरण है ऊष्म संघर्षी, शाखा, साहा, ठीक है। तो ये इसके उच्चारण समय वायु जब घर्षण करते हुए निकलती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। हा जो है वो संघर्षी व्यंजन है। हा, साहा को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ला जो है वो ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को मिलाकर के पांचों वर्गों में कुल 25 अक्षर होते हैं और इन्हीं व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो इसका आंसर है 2, ठीक है। तो कुल 2, एक को अनुस्वार कहते हैं जिसमें अन की बिंदी होती है तथा दूसरा विसर्ग जो डबल बिंदी होती है। अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। तो अयोगवाह ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जाति योग ना तो स्वर के साथ है और ना व्यंजन के साथ, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। उपयोग जो है अयोगवाह का स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग होते हैं। उनको अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। इन दोनों के संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। अन और आहा को संयुक्त रूप से हम अयोगवाह कहते हैं। अन को अनुस्वार तथा आहा को विसर्ग कहते हैं। दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। स्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, बिंदु, पॉइंट। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्द में अनुनासिक का। अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है, ठीक है। और अनुस्वार जो है वो देखिए किसी वर्ण पर चंद बिंदी होती है, ठीक है ना। तो इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि। और जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है।
संपूर्ण लिखना है तो सम सा मा में हलंत प्लस पूर्ण, संपूर्ण हो गया इक्वल टू। परंतु पारा मा में हलंत प्लस टू, परंतु हो गया। अन व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है। मूल व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 ए ऐ ओ आओ। संयुक्ताक्षर ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दो वर्ण आपस में मिले होते हैं, अक्षर भी कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को किशोरी दास वाजपेयी ने अयोगवा कहा। ध्वनि, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो उदाहरण है युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनियाँ क्या है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व यानी युग्म हो जाए तब वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, और इन्हें हम जो है संयुक्त ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि। उदाहरण की दृष्टि से संबल संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि से दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संयुक्त संपृक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ सा और बा ध्वनि के मध्य में माँ ध्वनि संयुक्त हुई है, इसलिए इसको कहते हैं संबल। वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की। नंबर 1 स्वर, दूसरा व्यंजन। देवनागरी लिपि के अंतर्गत ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी ध्वनियाँ? नंबर 1 है मूर्ध्वा ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, तालव्य, दंत्य इत्यादि प्रकार की वर्ण ध्वनियाँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत नंबर 1 मूर्ध्वा ध्वनि, नंबर 2 ओष्ठ ध्वनि, नंबर 3 कंठ ध्वनि, नंबर 4 दंतोष्ठ ध्वनि, नंबर 5 कंठ तालव्य ध्वनि, नंबर 6 तालव्य ध्वनि और नंबर 7 दंत ध्वनियाँ होती हैं। भाषा की मूल इकाई कौन सी होती है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी होती है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होते हैं। वाक्य से छोटी इकाई कौन सी? उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसको हम शब्द भी कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए राम शब्द में 2 अक्षर, बड़ा रा में आ की मात्रा और माँ, एवं 4 वर्ण रा, बड़ा आ, माँ में हलंत और आ है। धातव्य की शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई शब्द या पद, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। मुख्य व्यंजन कैसे कहते हैं? जब वायु का निर्गमन केवल नासिका द्वारा होता है तो पंचम वर्ण नासिक व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण नासिक व्यंजन जैसे डा, या, अड़ा, ना और मा, ये सब नासिक व्यंजन है। या नासिक व्यंजन है, खा उस व्यंजन तथा गा और जा स्पर्श व्यंजन। अकारांत किसे कहते हैं? अकारांत जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयोग होती है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयोग होती है। अन तथा आहा योग ध्वनियाँ हैं। या, रा, ला व अंतस्थ व्यंजन है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होती है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। काकल्य ध्वनि है। हा काकल्य ध्वनि है। हा जो है वो काकल्य व्यंजन भी कहलाती है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में गुहा खुली रहती है, वायु बंद कंठ
को खोल कर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल व्यंजन कहते हैं। का विवरण है रा। रा वर्ण का विवरण है वर्तस्य, वत्सर, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। रा जो है वो वर्ष, कुंठित, सघोष और अल्प प्राण व्यंजन है। वर्ष ध्वनि क्या होती है? दांतों और मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वर्ष कहते हैं तथा इस स्थान विशेष से उच्चारित ध्वनि वर्ष ध्वनि कहलाती है। दांतों और मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वत्सर कहते हैं तथा इस स्थान विशेष से उच्चारित ध्वनि वर्ष ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में ना, रा, ला, सा वर्ण वर्ष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ना, रा, ला, सा। लुंठित ध्वनि, जिस ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वस्त्र को शीघ्रता से स्पर्श करे उन्हें लुंठित ध्वनि कहा जाता है। जिह्वा के प्रकंपन के कारण ही इनको लुंठित कहा जाता है। सघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, रूल नंबर 345 तथा या, रा, ला, वा, हा। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसको अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, रूल नंबर 135 अल्प प्राण। ठीक है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है तो या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं। रा को लुंठित ध्वनि कहते हैं, ला पार्श्विक ध्वनि कहलाती है और पा ओष्ठ वर्ण है। स्पर्श व्यंजन पंच वर्ग के सभी व्यंजन। कंठ ध्वनि का वर्ग प्लस छोटा आ, बड़ा और हा तथा हा। अघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और शाखा सा। अघोष में रूल नंबर 12 पहला और दूसरा। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। महाप्राण में 24 रूल, दूसरा और चौथा। सा, खा और आहा ये विसर्ग वर्ण है। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिन रूप में ये लिखे गए उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। स्वर वे वर्ण है जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम का वर्ण के बाद आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो का हलंत प्लस खा वर्णों के योग से मिलकर बना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अक्षर जैसे वर्णमाला के छोटी ई बड़ी ई अक्षर, वर्णमाला के छोटी ई बड़ी ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होते हैं। इनके अतिरिक्त ऋण भी स्त्रीलिंग वर्ण है। तो छोटी ई बड़ी ई और ऋण ये सब स्त्रीलिंग है। छोटी ई बड़ी ई और ऋण ये सब स्त्रीलिंग है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्ष कहते हैं। वर्ष व्यंजनों के अंतर्गत ना, सा, रा और ला आते हैं। वर्ष व्यंजन 4 होते हैं, ना, सा, रा, ला। वर्ष व्यंजन के अंतर्गत या, ना, सा, रा, ला। ठीक, ये वर्ष व्यंजन है। इस प्रकार पहला चैप्टर मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया।